हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2019 रिलीज्ड हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर एपिसोड के बारे में जिसका नाम है अनकैनी एनी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक यंग लड़के को दिखाते हुए जो एंडलेस डार्कनेस में भटक रहा था। उसके आसपास इतना अंधेरा था कि लग रहा था और कुछ है ही नहीं। न जमीन दिखाई दे रही थी और ना ही आसमान दिखाई दे रहा था। शायद उस लड़के को भी पता नहीं था वो कहाँ है। ऐसे में अचानक ही कैसे एक बहुत ही क्रीपी लड़की उसके सामने आकर हाजिर हो जाती है। उसके मुंह से एक अजीब तरह की ब्लैक लिक्विड निकल रही थी। वो उस लड़के से कहती है, तुम्हारे साथ खेलकर मुझे बहुत मजा आया, लेकिन तुमने नियम तोड़ा है तो उसकी सजा भी तो मिलेगी ना। उसकी बात खत्म होती ही अचानक आसपास से कुछ जकड़ लेता है उस लड़के को और उसे खींचकर अंधेरे में कहीं गायब कर देता है। ऑन द अदर हैंड वो लड़की वो तो बहुत ही खुश हो रही थी। आखिर उसे अपना एक परमानेंट प्लेमेट जो मिल चुका था। नेक्स्ट सीन में हमें एक घर का नजारा दिखाई देता है जहां हैलोवीन की रात एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इकट्ठा हुए थे किसी बहुत ही स्पेशल कारण से। इस ग्रुप में थे पीटर, क्रेग, माइकल और माइकल की गर्लफ्रेंड वेंडी। कुछ देर बाद वेंडी के दो फ्रेंड्स ईव और ग्रेस भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। एक्चुअली आज से ठीक 1 साल पहले मतलब लास्ट ईयर हैलोवीन की रात उनके एक दोस्त टोनी की मौत हुई थी, वो भी एक बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टेंस में। कभी इस ग्रुप की जान हुआ करता था वो। स्पेशली हैलोवीन नाइट तो फेवरेट थे उसकी। कौन क्या पहनेगा, वो लोग कहाँ पार्टी करने जाएंगे, सबसे ज्यादा वही एक्साइटेड रहता था। तो ऐसे में उसके बिना खाली खाली तो लगेगा ही ना। ऐसे में पार्टी करने का मन किसी को भी नहीं था। सो इंस्टेड वो लोग टोनी की याद में एक गेट टुगेदर अरेंज करते हैं, वो भी अपने ही घर में। मतलब क्रेग, पीटर और माइकल जिस रेंटल हाउस में रहते हैं वहां। पहले यहाँ उनके साथ टोनी भी रहता था तो उसकी यादें में जुड़ी थी इस घर से। अब इस ग्रुप में ग्रेस नहीं थी तो उसे कुछ बातों का पता नहीं था, जैसे ईव असल में क्रेग की एक्स गर्लफ्रेंड है। लास्ट ईयर उन दोनों का ब्रेकअप हुआ था, लेकिन क्रेग को अभी तक पता नहीं चला क्यों। ईव ने अचानक ही एक दिन कांटेक्ट बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक उनकी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो आज अचानक फिर से उसे सामने देखकर काफी इमोशनल हो गया था क्रेग, और थोड़ा सा ऑकवर्ड भी। दूसरी तरफ ग्रेस को यह भी पता नहीं था कि टोनी की मौत कैसे हुई थी। उसने सुना था कि रास्ते पर किसी गटर में डूबकर मौत हुई थी उसकी, लेकिन वो समझ नहीं पाई ओनली 6 इंच डीप पानी में डूबकर कोई कैसे मर सकता है। लेकिन ये टॉपिक काफी सेंसिटिव था, कोई भी इस बारे में बात करना नहीं चाहता था, स्पेशली आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रेस भी और इंसिस्ट नहीं करती। इंस्टेड सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो लोग कोई बोर्ड गेम खेलेंगे। एक्चुअली टोनी को इस तरह के गेम्स बहुत पसंद थे और उसके पास अच्छा खासा कलेक्शन भी था जो अभी भी इसी घर में थे। तो कुछ डिस्कशन के बाद ईव जाती है उनमें से कुछ गेम्स को लाने, मगर उसे पता चलता है अभी उनकी जगह बेसमेंट में है। अब इस घर का बेसमेंट ऑलरेडी काफी क्रीपी था, अंदर कोई लाइट नहीं था। ऊपर से न जाने क्यों ईव जब वहां एंटर करती है उसे एक अजीब सा सेंसेशन फील होता है, गूज़बम्प्स आने लगते हैं उसे। फिर भी वो रुकती नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना मजाक बनाना नहीं चाहती थी, स्पेशली अपने एक्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो वो जैसे तैसे कुछ गेम्स को सिलेक्ट करती है और उन्हें लेकर वापस जाने लगती है। मगर तभी कुछ होता है, उसे अपने पीछे कहीं कुछ गिरने की आवाज सुनाई देती है। साथ में कोई दरवाजा ओपन होने की आवाज भी थी। इसको ऐसा लगने लगता है जैसे बेसमेंट में उसके अलावा भी कोई है, कोई इसके पीछे पीछे चल रहा है, उसके साए की तरह। ऐसे में एक और मिनट भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं होती उससे। वो एक लंबी सांस लेती है और भागती है ऊपर की तरफ। इन द मीन टाइम ऊपर दोस्तों के बीच इस घर को लेकर कुछ डिस्कशन चल रहा था, जिससे हमें पता चलता है ये घर अपेरेंटली हॉन्टेड है। मतलब उनसे पहले इस घर के जो ओनर थे वो बहुत ही वियर्ड थे, ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं थे और ना ही घर से ज्यादा बाहर निकलते थे। एंड कोइंसिडेंटली उनकी मौत भी इसी घर में हुई थी। अब इससे ये घर सच में तो हॉन्टेड बन नहीं गया, लेकिन र्यूमर्स जरूर फैली और उससे रेंट भी थोड़ा कम हो गया, जो इन कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात थी। वो लोग जब इस बात पे हंसी मजाक कर ही रहे थे, टिकता भी ईव बेसमेंट से वापस आ जाती है। वो काफी घबराई हुई तो थी, लेकिन वो किसी से कुछ शेयर नहीं करती, खुद को संभालती है और उन बॉक्सेस को जाकर रख देती है टेबल के ऊपर। अब इन बॉक्सेस में मैक्सिमम गेम्स ही बहुत बोरिंग थे, बट पर्टिकुलरली एक बॉक्स सभी का अटेंशन ग्रैब करता है। एक्चुअली वो बॉक्स दिखने में कुछ ज्यादा ही क्रीपी था। अजीब अजीब से स्केचेस बने हुए थे उस पर, लोगों के चीखते हुए चेहरों के।
जिसमें से 2 फेसेस हम इंस्टेंटली पहचान लेते हैं। यह तो वही लड़का है जिसे हमने फिल्म के स्टार्टिंग में अंधेरे में भटकते हुए देखा था, और साथ में वो क्रीपी लड़की भी थी। बॉक्स पर गेम का नाम लिखा था अनकैनी एनी। ये एक बोर्ड गेम था जिसमें प्लेयर्स को 2 बंच ऑफ कार्ड्स दिया गया था। एक में थे चैलेंजेस वाले कार्ड्स और दूसरे में थे मिस्चिफ वाले। हर एक को पहले चैलेंज वाले डेक में से एक कार्ड पिक करना था, जिसपे उसके लिए कुछ सवाल होंगी या फिर कुछ छोटा मोटा इंस्ट्रक्शन। अगर उसने उसका जवाब दे दिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो उसे मिस्चिफ कार्ड चूज करना होगा। और अगर उसने वो स्टेप पार कर ली तो उसे मिलेगा एक टाइल जिस पर कोई लेटर लिखा होगा। ऐसे ही उन्हें एक एक करके 5 टाइल्स जोड़ने होंगे, जिससे वो एनी मतलब ANNIE इस स्पेलिंग को बना सके, और ऐसा करते ही वो लोग जीत जाएंगे। गेम बहुत ही सिंपल था, लेकिन इसके कुछ सिंपल रूल्स भी थे। वो किसी भी सवाल को स्किप नहीं कर सकते। उन्हें या तो जवाब देना होगा या मिस्चिफ कार्ड पे जो टेल लिखा होगा उसे कंप्लीट करना होगा। वहां अगर वो हार गया तो वो एलिमिनेटेड हो जाएगा और एनी आएगी उसे लेने। लेकिन अगर किसी ने चीटिंग करने की कोशिश की या बीच रास्ते में गेम को बंद करने की कोशिश करी, तब भी एनी उसे नहीं छोड़ेगी। बॉक्स पर यह भी लिखा था कि ये एनी का डार्क बॉक्स है, जिसे ज्यादा देर ओपन रखना सही नहीं होगा। उनके पास बस 1 घंटे का वक्त है, उसी में उन्हें इस गेम को कंप्लीट करना होगा। लेकिन टाइमर के तौर पर बस एक कार्ड दिया गया था जिस पर एनी खड़ी थी पीछे की तरफ फेस करके। अभी उनके वक्त का हिसाब कैसे रखेगी वो तो किसी को समझ नहीं आता, लेकिन ये गेम सबको बहुत ही पसंद आई थी। पर उनमें से किसी ने भी टोनी को कभी ये गेम खेलते हुए देखा नहीं था, शायद ये उसका था भी नहीं। तो उन्हें लगता है शायद ये गेम इस घर के लास्ट ओनर का है। अब जो भी हो, वो लोग इसे खेलने का डिसाइड कर लेते हैं। वैसे भी उन्हें सिर्फ 5 लेटर से तो जोड़ने थे, 6 लोगों के लिए कितना ही हार्ड होगा। यही सोचकर माइकल फर्स्ट कार्ड ड्रॉ करता है, और करते ही कुछ अजीब होता है। उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन उनके घर के आसपास से सब कुछ गायब हो जाता है। अंधेरा छा जाता है चारों तरफ, और ऐसा लगने लगता है जैसे किसी ने उस घर को उठाकर किसी और ही जगह पहुंचा दिया है, किसी और ही डायमेंशन में। उधर घर के अंदर इस सबसे अनजान सभी माइकल का कार्ड पढ़ने में बिजी थे। उसका चैलेंज ये था कि उसे सबके सामने अपना डीपेस्ट फियर रिवील करना था, जो वो पहले तो इनकार करता है क्योंकि अब कोई भी अपना वीक पॉइंट शोकेस करना नहीं चाहता। लेकिन बाद में सबके इंसिस्ट करने पर उसे बताना ही पड़ता है, और हमें पता चलता है उसे रात में ड्राइविंग करने से बहुत डर लगता है। अब इसे सुनकर सभी बहुत मजाक बनाते हैं उसका, मतलब वो खुद को इतना टफ दिखाता है और अंदर ही अंदर इतने मामूली से चीज से डरता है। सभी उस पर हंस रहे थे सिवाय ईव के। वो इस मजाक में शामिल नहीं होती। उल्टा पता नहीं क्यों माइकल का जवाब सुनकर काफी सीरियस हो जाती है वो। उधर सही जवाब देकर माइकल को फर्स्ट टाइल मिल चुका था, जिसके बाद नेक्स्ट टर्न ग्रेस का था। तो वो एक कार्ड उठाती है और उसका सवाल बहुत ही सिंपल था। उसे इस ग्रुप में से उसका फेवरेट पर्सन चूज करना था, मगर जिसे वो चूज करेगी उसे एक प्राइस पे करना होगा। अब सभी को पता था ग्रेस पीटर को ही चूज करेगी, क्योंकि पहली नजर में ही वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हो चुके थे, जो सभी को दिख भी रहा था। लेकिन जब ग्रेस उसका नाम लेती है तो एक अजीब हादसा होता है उसके साथ। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ जाती है और उसे दिखाई देता है एक भयानक नजारा। वो देखती है पीटर को चोट लगी है, उसके शरीर से खून बह रहा है और वो बहुत ही हेल्पलेसली उससे मदद मांग रहा है। इसके साथ साथ ग्रेस एक लड़की को भी देखती है, लेकिन उसे पहचान नहीं पाती। अब नेचुरली इस अजीब विजन से काफी घबरा जाती है वो, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही पी लिया है और अपने नशे में ऐसी चीजें हेलुसिनेट कर रही है। वो किसी से कुछ नहीं कहती, सिंपली अपना टाइल कलेक्ट करती है और नेक्स्ट कार्ड पास करती है। अब इन 2 सवालों से बाकी सबको लगने लगा था कि ये गेम बहुत ही इजी होने वाला है, बच्चों का खेल। लेकिन जब नेक्स्ट टर्न में वेंडी अपना कार्ड पिक करती है तो उसे एक बहुत ही वियर्ड टास्क मिलता है। उसे अपने किसी दोस्त को बाइट करना था, तब तक करना था जब तक खून ना निकले। अब भले ही उसने वैम्पायर का कॉस्ट्यूम पहना था, लेकिन वो सच में वैम्पायर तो नहीं थी ना, तो वो ऑब्वियसली ये सब कर नहीं पाती। तो बदले में वो चूज करती है एक मिस्चिफ कार्ड, जिस पर उसके लिए एक और टेर आता है। उसे किसी भी अंधेरे कमरे में जाके आईने के सामने खड़े होके एनी को बुलाना था, ब्लडी मैरी के जैसे। बेचारी वेंडी को तो बहुत डर लग रहा था। वो जाना नहीं चाहती थी, मगर उसे गेम से आउट भी नहीं होना था।
तो फाइनली वो जाती है और बहुत हिम्मत करके एनी को बुलाती भी है, मगर ठीक उसके बाद ही सिचुएशन एक सिनिस्टर टर्न ले लेता है। उसे अंधेरे कमरे में किसी लड़की की किलकारी सुनाई देती है और जब वो लाइट ऑन करती है तो आईने पे उसे दिखाई देता है एक मैसेज जिसमें लिखा था, थैंक्स वेंडी मेरा गेम चूज करने के लिए। अब ऐसे सिचुएशन में कोई भी डर जाता। वेंडी तो लिटरली भाग निकलती है वहां से, मगर तब भी उसे लग रहा था ये उसके किसी दोस्त का प्रैंक है या फिर जरूर सभी ने मिलकर उसे उल्लू बनाया है। तो वो वापस जाती है और सभी पर बहुत चिल्लाती है, मगर कोई कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि उनमें से किसी को सच में कुछ पता नहीं था। तो फाइनली माइकल जाता है उस मैसेज को पढ़ने, बट सरप्राइजिंगली तब तक वो मैसेज गायब हो चुका था। मिरर बिल्कुल क्लियर हो चुका था। एज द रिजल्ट माइकल भी उस पर यकीन नहीं करता। उसे लगने लगता है जरूर अंधेरे में वेंडी ने कुछ और ही देखा होगा। वेंडी और बात को खींचते नहीं, अब तो उसे भी अपने आप पर ही शक होने लगा था। क्या उसने वो सब कुछ इमेजिन किया? लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? जो भी हो, उसका टास्क पूरा हो चुका था तो दोनों ऊपर आ जाते हैं, लेकिन वो नोटिस नहीं करते वहां बाथरूम में कर्टन के पीछे से कोई उन्हें देख रहा है। वही क्रीपी लड़की एनी। उधर मिस्चिफ कार्ड पे कोई टाइल नहीं था, वो बस खेल में टिके रहने का लास्ट ऑप्शन था, इसीलिए वेंडी को कोई लेटर नहीं मिलता। नेक्स्ट बारी थी पीटर की, और जब वो कार्ड ड्रॉ करता है तो एक अजीब सा टास्क मिलता है उसे। उसके कार्ड में एक ग्रीन रीपर का स्केच बना हुआ था, साथ में लिखा था, ये तुम्हें मार डाले उससे पहले तुम्हें इसे मारना होगा। अब इसका कोई भी मतलब किसी को समझ नहीं आता, किसे मारना होगा उसे। मगर ठीक इसके बाद ही उनके आसपास सब कुछ कांप उठता है। पहले उनका टेबल, उसके बाद एनीज बॉक्स और उसके बाद उनका सीलिंग। ऊपर के फ्लोर से इतने जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं जैसे ऊपर कोई चल रहा हो, लेकिन ऊपर तो कोई नहीं था। सबको लगता है जरूर कोई चोर घुसा होगा घर में, तो ग्रेसी, पीटर और क्रेग जाते हैं चेक करने, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो फिर आवाज कहाँ से आ रही थी? वो लोग जब यही सोच रहे थे, ठीक तभी उन्हें कॉरिडोर पे एक जगह एक शैडो फिगर नजर आता है। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारा काले रंग का धुआं इकट्ठा हो रहा है, जो ग्रेजुअली एक ग्रीन रीपर का रूप ले लेता है। तो यही है पीटर का चैलेंज, उसे इसी को मारना होगा। पीटर और देर नहीं करता, उसने अपने साथ जो सीजर लेकर आया था उसी से स्टैप कर देता है उस फिगर को और बहुत मुश्किल से उसे मार भी डालता है। उससे वो फिगर हवा में गायब तो हो जाता है, लेकिन ऑलरेडी सभी बहुत ज्यादा पैनिक करने लगे थे। किसी का फोन भी काम नहीं कर रहा था कि कोई पुलिस को कॉल कर पाए। ऐसे में बस एक ही उपाय था उनके पास, इस घर से भागना। लेकिन भाग कर जाएंगे कहाँ? घर के बाहर तो कुछ था ही नहीं, चारों तरफ बस अंधेरा था, वो भी इतना घना कि ना उन्हें सामने वाला घर दिखाई दे रहा था और ना ही रास्ता। कोई कुछ समझ नहीं पाती आखिर ऐसे सिचुएशन में उन्हें करना क्या चाहिए। इनिशियली तो माइकल और क्रेग को लगता है जरूर कोई पावर आउटेज हुआ है, लेकिन उससे रास्ता तो गायब नहीं हो जाएगा ना। तो फाइनली ग्रेस खुद ही छलांग लगा देती है ये समझने के लिए कि आखिर उनके सामने कुछ है या नहीं। थैंकफुली उसे एक सॉलिड सरफेस तो मिल जाता है, मगर उसके आगे कुछ नहीं। उधर ये सब देखकर पीटर को लगता है कि समहाउ वो किसी दूसरे डायमेंशन में पहुंच चुके हैं। उसे नहीं पता कैसे, शायद ये कोई ग्लिच होगा, लेकिन इस बॉक्स ने यूनिवर्स के नियम को बदल दिया है। तो क्या भी सभी लोग उस बॉक्स के अंदर है? सवाल कितना ही ऑड क्यों ना हो, कोई बात को कम्प्लीटली टाल भी नहीं पाते, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है बाहर। उधर पीटर बात करते करते कुछ ज्यादा ही आगे गुजर चुका था, जहां उसे देखकर ग्रेस को अचानक ही फिर से वही विजन स्ट्राइक करता है और वो अलर्ट हो जाती है। बार बार पीटर को घर के अंदर जाने के लिए कहती है, मगर वो कुछ समझ पाए इससे पहले ही कहीं से एक नुकीले रॉड आकर उसके शरीर के आर पार कर जाता है। ये सीन बिल्कुल ग्रेस के विजन की तरह ही था। उसे पहले से ही आइडिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी वो पीटर को बचा नहीं पाई। और फिर जब उसके सामने कोई पीटर को खींचकर अंधेरे में गायब कर देता है, तब तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है। सभी डर से पैनिक करने लग जाते हैं। फाइनली उन्हें इस गेम की असलियत दिखाई देने लगी थी, लेकिन पीटर ने तो अपना टास्क खत्म कर दिया था ना, तो फिर उसे एनी ने क्यों मारा? इस सवाल का सही जवाब किसी के पास नहीं था, मगर वो गैस कर रहे थे कि शायद एनी को लगा होगा कि पीटर भागने की कोशिश कर रहा है। वजह जो भी हो, आखिरकार उन्हें समझ आ चुका था ये गेम कर्स्ड है और उन्हें हर कीमत पे इसे जीतना ही होगा, क्योंकि हारने का मतलब होगा मौत। साइड्स ज्यादा टाइम भी नहीं है उनके पास।
क्योंकि एनी सच में ही नजर रख रही थी उन पर उस कार्ड के थ्रू। वहां उसका फेस धीरे धीरे साइड की तरफ टर्न करने लगा था। उधर बॉक्स पर पीटर का चेहरा भी दिखाई देने लगा था। मतलब यहाँ पर ये जो सारे स्केचेस हैं ये कभी जीते जागते इंसान थे जिन्होंने कभी इस कर्स्ड गेम को खेला था और एनी के शिकार बने थे। अब सब कुछ देखकर माइकल आगे और खेलने से इनकार करता है। उसे मरना नहीं था, लेकिन वो समझ नहीं पाता गेम को क्विट करने से भी एनी उन्हें नहीं छोड़ेगी। अगर वो लोग 1 घंटे के अंदर गेम को कंप्लीट नहीं कर पाए तो वैसे भी एनी उन्हें मार डालेगी। तो उससे बेहतर तो यही है ना कि वो खेले और जीतने की कोशिश करे। लेकिन फिर भी माइकल नहीं मानता। इनफैक्ट वो तो सारे कार्ड से उठाकर फेंक देता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। उसके आंखों के सामने ही सारे कार्ड्स अपने आप ही वापस आ जाते हैं। मजबूरन उसे खेलना ही पड़ता है। नेक्स्ट टर्न क्रेग का था, तो वो पीटर का टाइल कलेक्ट करता है और अपना कार्ड ड्रॉ करता है। वहां एक प्रैंक स्टार का स्केच बना हुआ था जो इस कार्ड को चुराने वाला था और क्रेग का काम था इसे प्रोटेक्ट करना, वो भी बस 30 मिनट के लिए। इजी राइट? लेकिन उन्हें पता था इस गेम में कुछ भी इजी नहीं होने वाला, तो सभी प्रिपेयर हो जाते हैं और जिसको जो मिलता है उसे वेपन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। उधर तब तक असली खेल भी शुरू हो चुका था। उनके चारों तरफ चीजें अपने आप ही हवा में उड़ने लगे थे, इधर उधर गिरने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इनविजिबल रहकर चीजों को उनके तरफ फेंक रहा है। इस सब के बीच क्रेग अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उस कार्ड को प्रोटेक्ट करने की, लेकिन वो टेबल से स्टक हो चुका था, तो क्रेग उसे उठा नहीं पाता, सिर्फ अपने हाथों से कवर कर पाता है। उधर वो प्रैंक स्टार धीरे धीरे खुद को रिवील करने लगा था। पहले ईव, उसके बाद माइकल, सभी को उसकी झलक दिखती है। तो वेंडी और ग्रेस प्लान बनाते हैं उसे ललचा कर किचन में ले जाएंगे और उसे वहीं पर ट्रैप कर देंगे। लेकिन ये प्लान बहुत ही डेंजरस साबित होता है जब उनके सामने किचन नाइफ्स का ड्रॉयर अपने आप ही खुलने लगता है। हाँ, कोई उन पर चाकू से वार तो नहीं करता, लेकिन उनके बीच कंफ्यूजन जरूर पैदा कर देता है। जैसे होता ही है कि वेंडी गलती से ग्रेस पर ही बियर के बोतल से वार कर देती है। बेहोश हो जाती है बेचारी ग्रेस। उधर लिविंग रूम में जब ईव और माइकल क्रेग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो वो प्रैंकस्टर अचानक से ही क्रेग पर हमला कर देता है। उसे ऐसा डराता है जिससे वो मजबूर हो जाता है कार्ड से अपना हाथ हटाने में। एंड एज द रिजल्ट वो चैलेंज हार जाता है। उसे मिस्टीव कार्ड ड्रॉ करना पड़ता है और उसका टास्क आता है उसे इस ग्रुप में से किसी को किस करना होगा। क्रेग एक बॉटल स्पिन करता है जो रुकता है ईव पर। दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को करीब से जानते थे तो उन्हें किस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर किस करते वक्त अचानक ही कुछ सेकंड के लिए क्रेग पोजेस्ड हो जाता है और वो टूटा हुआ बॉटल घुसा देता है ईव के पेट में। थैंकफुली घाव गहरा नहीं था, मगर इससे सभी एक बात जरूर समझ जाते हैं कि एनी किसी भी कीमत पर उन्हें हर्ट करना चाहती है। यहाँ पर हर सिंपल दिखने वाले टास्क के पीछे उसका कोई ना कोई हिडन एजेंडा छुपा है। इसका सबूत भी उन्हें तुरंत ही मिल जाता है जब ईव नेक्स्ट टर्न में कार्ड ड्रॉ करती है और उसे मिलता है अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जिन्हें उसे ट्रूथफुली आंसर करना होगा। अगर उसने कुछ भी छुपाई या फिर झूठ कहा तो उसका नतीजा होगा मौत, क्योंकि एनी को सब पता है। बात करें ईव को मिले सवालों के तो वो काफी मिस्टीरियस थे। इससे बार बार यही पूछा जा रहा था कि क्या उसके दिल में कोई राज है। अब राज तो सबके होते हैं, लेकिन ये राज स्पेशल था। बस ईव ही समझ पा रही थी यानी किस बारे में बात कर रही है। वो बहुत ज्यादा रोने लगी थी और बार बार क्रेग की तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कोई गिल्टी फीलिंग चल रहा हो, जिसे एनी इंटेंशनली खुरेद रही थी। और इस सब में कहीं न कहीं क्रेग भी जुड़ा हुआ था, लेकिन बस इतना ही। एनी उसे वो सीक्रेट सबके सामने रिवील करने के लिए नहीं कहती। उसका टास्क बस इतना ही था जो कंप्लीट हो चुका था, तो उसे अपना टाइल भी मिल चुका था। इसके बाद नेक्स्ट टर्न आता है माइकल का एंड सरप्राइजिंगली उसे भी सेम कार्ड मिलता है। तो इनिशियली उसे लगता है उसने जरूर गलती से उठाया होगा, तो वो चेंज करने जाता है, लेकिन बाकी के कार्ड्स ऑलरेडी टेबल से स्टक हो चुके थे। मतलब यही सही कार्ड था। एनी उसका राज भी जानना चाहती थी, लेकिन ईव की तरह सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने से माइकल का काम नहीं चलता। एनी उसे उसका राज रिवील करने के लिए कहती है, जिसे सुनते ही माइकल का चेहरे का रंग उतर जाता है। बहुत ज्यादा पैनिक करने लग जाता है वो और जवाब देने से कंप्लीटली डिनाई करता है। अब इसका नतीजा क्या होगा वो सभी को पता था, तो वेंडी उसे समझाने लगती है कि बात जो भी हो वो उनसे शेयर कर सकता है, कोई उसे जज नहीं करेगा। लेकिन माइकल मानता ही नहीं।
ऐसे में अचानक ही घर की बिजली चली जाती है और जब तक लाइट्स ऑन होते हैं तब तक माइकल कहीं गायब हो चुका था। एनी उसे लेकर जा चुकी थी। हम उसे घर के बाहर देखते हैं थोड़ी ही दूरी पर, लेकिन वो कितना ही क्यों ना कोशिश कर ले पास जा नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ साथ वो घर भी चल रहा हो। कुछ देर बाद अचानक ही सब कुछ गायब हो जाता है और अटर डार्कनेस उसे घेर लेता है। उसके बाद अचानक ही उसे एक गाड़ी की हेडलाइट नजर आती है जो तेजी से उसी की तरफ आ रही थी, लेकिन वो उसे हिट नहीं करती। अचानक ही ये रुक जाती है और तब माइकल नोटिस करता है ये तो उसी की गाड़ी है। इनफैक्ट हम उस गाड़ी से उसे उतरते हुए भी देखते हैं और उसके साथ टोनी को भी। इस पॉइंट पे हमें पता चलता है ये प्रेजेंट में नहीं चल रहा, ये तो 1 साल पहले एक रात का हादसा है जिसके बारे में सिर्फ माइकल और टोनी को ही पता था। हम देखते हैं उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही है। टोनी बार बार क्रेग का नाम ले रहा है और माइकल से कह रहा है वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता, जिससे माइकल बहुत नाराज हो जाता है और टोनी को वहीं पर छोड़कर गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर टोनी कंप्लीटली ड्रंक हालत में था, तो वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तो वो क्रॉल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन बढ़ नहीं पाता, उल्टा ठोकर खाकर मुंह के बल गिर जाता है। वो बेहोश हो चुका था तो उसे समझ नहीं आता कि उसका फेस एक गटर में डूब चुका है। थोड़ा सा ही पानी था वहां, लेकिन बेहोशी के हालत में उसी में चोक करने लगता है वो, और वैसे ही उसकी मौत हो जाती है। इट वॉज एन एक्सीडेंट। लेकिन अगर माइकल उसे उस रात उस हालत में नहीं छोड़ता तो ऐसा नहीं होता। शायद टोनी जिंदा होता, लेकिन उसकी ईगो ने ब्लाइंड कर दिया था उसे। फाइनली आज सब कुछ फिर से अपने आंखों के सामने देखकर बहुत रिग्रेट करता है माइकल। माफी मांगता है टोनी से, लेकिन इससे क्या उसकी जान वापस आ सकती थी? नहीं ना। तो माइकल को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। हम अचानक ही उसके पीछे टोनी के आत्मा को हाजिर होते हुए देखते हैं, जो माइकल को भी ठीक उसी तरह से मार डालता है जैसे उसकी मौत हुई थी। उसकी लाश भी एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर पड़ी रह जाती है। ऑन द अदर हैंड, इन रियलिटी उसके दोस्तों को उसका चेहरा एनी के बॉक्स में दिख जाता है, विच मीन्स वो अब नहीं रहा। सभी को बहुत दुख होता है। वेंडी तो कंप्लीटली टूट पड़ती है, लेकिन ईव नहीं। वो उसे संभालती है और पता नहीं उसे कुछ हो चुका था। वो वेंडी से कहती है माइकल एक काफी सेल्फिश इंसान है, उसे उसके लिए आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब तो वेंडी समझ नहीं पाती, लेकिन वो गेम में वापस जरूर आती है क्योंकि उसे भी पता था उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। इधर माइकल के बाद ग्रेस का टर्न था, जिसके कार्ड ड्रॉ करने पर उसे छुपने की सलाह दी जाती है उन सबको, क्योंकि कोई उन्हें ढूंढने आ रहा है और अगर उसने उन्हें ढूंढ लिया तो उन्हें मौत के घाट उतार देगा। उसे रोकने का बस एक ही उपाय है, उसके उन्हें देखने से पहले उन्हें उसे घर वापस भेजना होगा। मैसेज के खत्म होते ही बॉक्स के अंदर हलचल शुरू हो चुकी थी, तो उन्हें कुछ सोचने का वक्त भी नहीं मिलता। सभी अलग अलग होकर इधर उधर छुपने लग जाते हैं। ग्रेस छुपती है वॉशरूम में, क्रेग और ईव जाते हैं किचन में और वेंडी जाती है बेसमेंट में। उन लोगों ने अलग होने का डिसीजन इसीलिए लिया था ताकि उन्हें ढूंढना मुश्किल हो, लेकिन यहाँ तो 3 अलग अलग एंटिटी उन्हें चेस कर रहे थे, जो असल में एक ही एंटिटी का 3 रूप था। फॉर्चुनेटली क्रेग ने चालाकी से अपने फोन में एक अलार्म सेट कर रखा था, जिसके बजते ही वो एंटिटी उस तरफ भागता है और ये लोग उसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। लेकिन क्रेग के लिए ज्यादा देर उसे होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता। वो एक शॉवल से दरवाजा तोड़कर बाहर निकल आता है, जिसके वार क्रेग के शरीर के आर पार कर जाते हैं। बेचारे को एक भयानक मौत मिलती है। मे बी ये उसका टास्क नहीं था, इसलिए मे बी अगर उसकी जगह ग्रेस होती तो शायद वो एंटिटी हार मान जाता। सिचुएशन इतना कंफ्यूजिंग हो रखा था कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे क्या हो रहा है। यहाँ कोई पर्टिकुलर ऑर्डर या रूल अप्लाई ही नहीं हो रहा था। सब कुछ एनी अपने मर्जी से मैनिपुलेट कर रही थी। बट अगेन ये गेम उसका था तो मनमर्जी भी उसी की चलेगी। बाकी सब तो बस कोशिश कर सकते थे, जो वो करते भी हैं। अभी सिर्फ लास्ट टाइल ही बचा था और वक्त भी बहुत कम था, तो ग्रेस और टाइम वेस्ट नहीं करती। वो चैलेंज हार गई थी तो उसे मिस्चिफ कार्ड ड्रॉ करना पड़ता है, जिसमें उसे डेयर मिलता है कि उसे स्टैचू बनना होगा। कोई मूवमेंट नहीं करना, ना आवाज करनी है, क्योंकि वो प्रैंकस्टर आ रहा है उसे डिस्टर्ब करने। अब बाकी सब तो ग्रेस कंट्रोल कर लेती है, लेकिन अपनी आंखों को ब्लिंक करने से रोक नहीं पाती बेचारी, स्पेशली जब वो क्रीपी मॉन्स्टर अपने नुकीले नाखून से उसके आंखों को पोक करने जा रहा था। डर के मारे ही उसकी आंखें बंद हो जाती है और इसी का फायदा उठाता है वो मॉन्स्टर। एक झटके में उसी नाखून से गला काट देता है वो ग्रेस का। बेचारी कुछ नहीं कर पाती, ना वेंडी और ईव कुछ कर पाते हैं।
ग्रेस उनमें से सबसे ज्यादा ब्रेव गर्ल थी। अगर उसकी ऐसी हालत हो सकती है तो पता नहीं उनके साथ क्या होगा। टेंशन में ही दोनों पागल हो रखे थे। एक तरीके से हार मान ही चुके थे दोनों, फिर भी कोशिश करना बंद नहीं करते। नेक्स्ट टर्न वेंडी का था, तो जैसे ही वो कार्ड ड्रॉ करती है उनके आसपास सब कुछ बदल जाता है। वो पहुंच जाते हैं एनी के डार्क बॉक्स के अंदर और यहीं पर पहली बार एनी उनके सामने आती है। वो उन्हें बताती है कि ये राउंड चांस का है, उन्हें डाइस फेंकना होगा। अगर उसमें उसका चेहरा आया तो वो उन्हें उनके सारे दोस्त लौटा देगी, लेकिन अगर डाइस डेथ पर रुकी तो कीमत वेंडी को चुकानी पड़ेगी, जो होगा ईव की जान। लेकिन वेंडी किसी और को दांव पर लगाना नहीं चाहती थी, तो वो अपनी जान देने की जिद करती है, जो एनी एक्सेप्ट नहीं करती। उधर वेंडी को उसके लिए लड़ते देख को बहुत गिल्टी फील हो रहा था, क्योंकि कभी उसने इसी दोस्त को धोखा जो दिया था। इसी पॉइंट पे सीन फ्लैशबैक में जाता है, जिससे हम फिर से उसी रात पहुंच जाते हैं जब टोनी की मौत हुई थी। हमें पता चलता है उस रात माइकल अकेला नहीं था, ईव भी थी उसके साथ, और टोनी और माइकल के बीच उसे लेकर ही झगड़ा हो रहा था, क्योंकि टोनी क्रेग का बेस्ट फ्रेंड था और समहाउ उसे पता चल चुका था कि माइकल और ईव का अफेयर चल रहा है। अब माइकल को तो उसकी सजा मिल चुकी है, लेकिन ईव भी तो इक्वली गिल्टी है ना। उसने सिर्फ क्रेग को नहीं, अपने बेस्ट फ्रेंड वेंडी को भी धोखा दिया था, तो वेंडी क्यों उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है। एट प्रेजेंट जब वेंडी को इस बारे में पता चलता है तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है और वो राजी हो जाती है उसे दांव पर लगाने के लिए। एनी डाइस रोल करती है एंड एज एक्सपेक्टेड वो डेथ पर ही जाकर रुकती है। बारी आती है ईव के सैक्रिफाइस की, लेकिन एनी उसकी जान नहीं लेती। वो वेंडी के हाथ में एक ड्रिल मशीन थमा देती है और उसे कहती है ईव के फोरहेड में ड्रिल करने के लिए, जो ऑब्वियसली वेंडी नहीं करती। उल्टा वो उससे एनी पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एनी बहुत ही इजीली उसे नाकाम कर देती है। उसका हाथ तोड़ डालती है एनी, साथ में ईव के शरीर को भी अपने वश में कर लेती है। वो अपने मर्जी से ब्लिंक भी नहीं कर पा रही थी और इसी हालत में एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ डालती है एनी। एक और चेहरा ऐड होता है बॉक्स में। एनी तो बहुत ही खुश हो जाती है, लेकिन वो शायद भूल गई थी वेंडी तब भी जिंदा है और वो अचानक ही कुछ ऐसा करती है जो एनी ने सपने में भी सोचा नहीं था। वो उस मशीन को घुसा देती है एनी के बॉक्स के अंदर और ड्रिलिंग स्टार्ट कर देती है। एनी के कुछ समझने से पहले वो बॉक्स डिस्ट्रॉय होने लगता है। उसके अंदर से सारे डार्कनेस ब्लैक लिक्विड के रूप में बाहर आने लगता है। उधर एनी के शरीर से भी धुआं निकलने लगा था, क्योंकि ये बॉक्स सिर्फ उसका वेपन नहीं था, ये तो जान थी उसकी, उसका स्पिरिट बॉक्स, जिसे वेंडी ने अपने हाथों से तबाह कर दिया था। एनी इतना पावरफुल होके भी उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड के आगे कुछ नहीं कर पाई। इधर एनी के खत्म होते ही उसका काला जादू भी खत्म हो जाता है और सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। वेंडी घर में वापस आ जाती है और वो घर नॉर्मल दुनिया में। वेंडी का हाथ भी ठीक हो चुका था, लेकिन उसके कोई भी दोस्त अभी तक वापस नहीं आए थे। क्यों? क्या वो एनी के मायाजाल से अभी तक आजाद नहीं हुए? वेंडी को लगता है जरूर उसे गेम को कंप्लीट करना होगा, तभी वो फ्री हो पाएंगे। वैसे भी लास्ट टाइम तो जीत चुकी थी वो, तो वेंडी जल्दी से उसे जोड़ देती है इस उम्मीद में कि शायद इससे काम बन जाएगा। लेकिन होता इसका उल्टा ही, काम तो बनता है मगर उसका नहीं बल्कि एनी का। वेंडी ने इस गेम को खेलकर फिर से एक बार उसे जिंदा कर चुकी थी, तो इसकी कीमत भी उसे चुकानी पड़ती है। एनी के हाथ मरना पड़ता है उसे, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आखिरकार एनी ने जीत हासिल कर ही लिया, बेईमानी से ही सही, लेकिन उसे वो मिल गया जो उसे चाहिए था। तो क्या इस घर के लास्ट ओनर के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था? हो सकता है ना। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।